Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर 7 जो है प्रॉफिट। ठीक है। इससे पहले मैंने चैप्टर 8 ही करवा दिया। एक्चुअली वो 8 चैप्टर नहीं है, प्रॉफिट चैप्टर से पहले वाला चैप्टर है, बट वो मेरे नोट्स के हिसाब से वो चैप्टर 8 है जो है हमारा कैपिटल बजटिंग। ठीक है, वो मैंने पोस्ट पहले ही कर दिया। ठीक है, कल ही मैंने कर दिया पोस्ट। तो आज ये छोटा चैप्टर था तो मैं सोची पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। छोटे चैप्टर मतलब इसको बाद में करते हैं, छोटा वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आप लोग कैपिटल चैप्टर ख़त्म समझ आ गया होगा। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं मीनिंग और उसके स्टेप्स ही करवाए हैं। बाकी आगे का वीडियो मैं प्रॉफिट वाला चैप्टर के बाद पोस्ट करूँगी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जो है प्रॉफिट। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो पता ही होगा क्या होता है प्रॉफिट। तो एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है अकॉर्डिंग टू द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट इज़ अ रिटर्न टू द एंटरप्रेन्योर। मतलब प्रॉफिट क्या होता है, वो एक रिटर्न होता है जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है फॉर द यूज़ ऑफ हिज एंटरप्रेन्योरली एक्टिविटी। जो किसके लिए यूज़ करने के लिए जो भी एक्टिविटी होती है, एंटरप्रेन्योरली एक्टिविटी जो होती है, इट इज़ डिफाइन एज द एग्जिस्ट ऑफ अ सेल्स रिवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है एग्जिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। एग्जिस्ट करता है कि जो सेल्स रिवेन्यू है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, मतलब रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट ही है हमारा। ठीक है, हम लोगों ने जितना सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्शन के थ्रू टाइम पे हम लोगों ने जो भी कॉस्ट लगाया था रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने जो भी कॉस्ट पैसे खर्च किए थे, एक्सपेंडिचर्स किया था प्रोडक्शन के लिए, उससे अगर ज़्यादा हमारा प्रॉफिट मिलता है तो वो हमारा कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है, रिवेन्यू जो सेल्स करने पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी ज़्यादा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, हमें कैसे याद करना है, जस्ट वेट, इसको रिवाइज करते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं। हमें कैसे याद करना है, तो प्रॉफिट क्या है, एक रिटर्न ऑफ एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, किसके यूज़ में आता है, एंटरप्रेन्योरली एक्टिविटी के, जैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं सेल्स जो होता है, सेल्स रिवेन्यू ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से पॉइंट में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं, मैं उतना ही टॉपिक उतना ही चैप्टर करवाऊंगी जितना कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, मेरे जितना सिलेबस में है मैं उतना ही करवाऊंगी। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। हम लोग अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, देखते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। अकाउंट मेजर प्रॉफिट एज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीव एंड टोटल पेमेंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब जो अकाउंट जो मेज़र करती है प्रॉफिट को किसके बीच में, किसके डिफरेंस के बीच में, कितना हमें टोटल रिसीव हुआ है और कितना हमारा पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो अकाउंट मेज़र करता है, वो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, व्हेन इकोनॉमिक कैलकुलेट प्रॉफिट एज अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इम्प्यूट लिखा, मैंने क्या लिखा है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, दिस इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, द अकाउंटेंट्स allocated cost and revenue to each year the calculation profit but देखो अब अकाउंटेंट का क्या होता है कि हर एक ईयर में वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट और रिवेन्यूज़ को, हर एक ईयर में। ठीक है, कैलकुलेट करता है प्रॉफिट, बट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट ट्रू प्रॉफिट कैन बी एसोसिएटेड ओनली आफ्टर द बिजनेस इज डिटर्मिनेटेड फुल्ली। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है कि वो मतलब वो कब होता है, जब जो बिज़नेस है वो एक फुल्ली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तब उसको हम लोग कैलकुलेट, तो डिफरेंस यही है। तो एक बार देख लेते हैं डिफरेंस क्या है।
अच्छे से क्लियरली हमने तो अभी रीड किया। तो पहला अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हम लोग टोटल रिसीव और टोटल पेमेंट में जो बचता है, तो प्रॉफिट बचता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं हर एक ईयर पे। ठीक है, कॉस्ट और रिवेन्यू को कैलकुलेट किया जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है वो देखते हैं। इकोनॉमिक में क्या होता है कि बिजनेस क्या है, फुली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, डिटरमाइंड फुल्ली होता है। ठीक है, और वो माइनस करता है इम्प्यूट कॉस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन था। अब देखते हैं हमारा थियोरी ऑफ अ प्रॉफिट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो थियोरी क्या है? पहला तो थियोरी किसने दी है उसका नाम याद रखना है आपको, और उसके एक्चुअल मतलब क्या है वो देखना है। तो क्लर्क ने दिया है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपकी बुक में पूरा नाम दिया होगा, सॉरी। क्लर्क डिटरमाइंड थियोरी। ठीक है, डायनेमिक थियोरी, सॉरी डिटरमाइंड बोल रही हूँ, डायनेमिक थियोरी। चश्मा लगा है तो भी मैं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट अराइज ओनली इन डायनेमिक इकोनॉमिक। अब देखो क्लर्क क्या बोल रहा है, क्लर्क के हिसाब से क्या है ये थियोरी, क्या प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट तभी अराइज होगा जब हम लोग इकोनॉमिक डायनामिक इकोनॉमिक होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायनामिक इकोनॉमिक में ही प्रॉफिट अराइज होता है। अब एन इकोनॉमिक इज सेड टू द डायनामिक व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज इन द मेथड ऑफ। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक में क्या है कि इकोनॉमिक बताता है कि डायनामिक तभी होता है, तभी होगा, तभी बोलेंगे डायनामिक इकोनॉमिक को जब उसके अंदर चेंज होगा, उसके चेंज आएगा, उसके पॉपुलेशन में चेंज होता है, ग्रोथ में चेंज होता है, मेथड्स में चेंज आते हैं इकोनॉमिक के अंदर। किसके मेथड्स? प्रोडक्शन के मेथड में चेंज आता है, और चेंज इन द कंज्यूमर वांट्स एक्सेट्रा, नीड्स एंड वांट्स, वही। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक तभी डायनामिक होता है, देखो इकोनॉमिक तभी डायनामिक होता है जब इकोनॉमिक के अंदर पॉपुलेशन का चेंज आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का चेंज आता है, मेथड में चेंज आता है प्रोडक्शन के। ठीक है, और ये कंज्यूमर के वांट्स में चेंज आता है, नीड्स में चेंज आता है, तो उसको तभी हमारा इकोनॉमिक जो है वो डायनामिक कहलाएगा। ठीक है, अ सोसाइटी विच इज़ विदाउट चेंज। अब जो सोसाइटी बिना चेंज की होगी इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक सोसाइटी। ठीक है, जिस सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, तो उसको हम लोग स्टैटिक सोसाइटी बोलते हैं। और स्टैटिक सोसाइटी क्या होता है? एक मोनोपोलीज प्रॉफिट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, अब स्टैटिक सोसाइटी मतलब कि सिर्फ वो मोनोपोली, और मोनोपोली बताया था सिंगल होते हैं, सिंगल एक वन ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो कमाता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट ही रहता है। ऑल अदर इकोनॉमिक प्रॉफिट आर ग्रेजुअली एलिमिनेट, ये एलिमिनेट है, अभी आगे के दिखाऊंगी, बाय कॉम्पिटिशन। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 पॉइंट बस याद रखना। अब और ये बताया मैंने अभी, सॉरी। अब क्लर्क हैज़ मेंशन 5 चेंज विच अकर इन द डायनामिक इकोनॉमिक। क्लर्क जो है कुछ मेंशन किया है कि कोई 5 चीज़ें मेंशन की है जो ऑकर करता है डायनामिक इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो पहला चेंज क्या किया है? चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब अमाउंट जो है कैपिटल की वो चेंज करता है इकोनॉमिक में। चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन वांट्स, चेंज इन द टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन। तो ये सारे चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तभी हमारा इकोनॉमिक डायनामिक इकोनॉमिक कहलाता है। जो इकोनॉमिक में चेंजेस आए वो हमारा डायनामिक इकोनॉमिक है, जो इकोनॉमिक में कोई चेंज ना आए वो हमारा स्टैटिक सोसाइटी या स्टैटिक इकोनॉमिक है, जिसको हम मोनोपोली इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड, ये फर्स्ट थियरी हमारी थी जो क्लर्क ने दी थी, क्लर्क के हिसाब से प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, मैं इरेज कर दूँ ताकि आप लोग को समझ आए, फिर दोबारा मुझे ना करना पड़े। ये 5 चेंजेस आपको ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसका नाम तो बहुत अजीब ही है,
सॉम्पीटर क्या है पता नहीं, इनोवेशन थियरी है, समझ जाना, नाम बस याद करना, मुझे नाम याद नहीं रहता है। इनोवेशन रिफर्स टू कमर्शियल एप्लीकेशन। अब क्या है इनोवेशंस, क्या है कि एक कमर्शियल एप्लीकेशन है ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन पता ही आपको, इन्वेंट करना, इन्वेंशन करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अभी ये थियरी के हिसाब से एनी न्यू मेजर्स, कोई भी नया मेज़र करना, पॉलिसीज़ कोई भी नया अडॉप्ट करना, एंटरप्रेन्योर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एंटरप्रेन्योर है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को और इंक्रीज डिमांड ऑफ दिस हिज प्रोडक्ट इज एन इनोवेशन। देखो अब इनोवेशन थियरी का मतलब क्या है। इनोवेशन से नाम से याद रख लेना कि इन्वेंट करना, नई चीज़ें इन्वेंट करना, ठीक है, नई चीज़ें एक्सेप्ट करना, नई चीज़ें करना, ठीक है, न्यू थिंग आना, ठीक है। इनोवेशन एक कमर्शियल एप्लीकेशन है, तो इन्वेंट करने का, इनोवेशन करने का, ठीक है, इन्वेंशन करने का। ये थियरी के हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि जो भी जैसे न्यू मेजर्स आया, पॉलिसीज़ आई नई नई जो एडॉप्ट की गई है एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, और ताकि वो रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को, एंड उसको बोलते हैं हम लोग इनोवेशंस, ठीक है। अब थर्स इनोवेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब इनोवेशन भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। कौन से पहला, दोज इनोवेशन विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है, वो इनोवेशन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम कर सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सके हमारा। दोज इनोवेशन विच इंक्रीज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, और दूसरा पहले कॉस्ट को कम से कर सके और अपने डिमांड को बढ़ा सके। तो ये दो टाइप की इनोवेशंस है। एन इनोवेटर इज़ अ पर्सन विथ विजन ओरिजिनलिटी एंड ड्राइव, ठीक है। एक इनोवेटर क्या है, एक पर्सन है जो इनोवेशन मतलब वर्जन हो, ओरिजिनलिटी हो, ड्राइव हो, तो ये एक इनोवेटर पर्सन होता है जो ये काम करता है। ही इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अब ये क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, नई नई चीज़ें अडॉप्ट करना, नई नई चीज़ें करना, ठीक है। तो जैसे न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना, लाना, मेथड यूज़ करना, नए नए मैनेजमेंट के जो भी मैनेजमेंट नए नए मेथड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनोवेशन की थियरी बहुत सिंपल है कि जो चीज़ हम लोग न्यू करते हैं वो, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं ताकि लिख लो आप लोग। हाँ, अब है हमारा लास्ट जो है किनाइट राइट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी। तो मैं पहले बता दूं कि ये वाली थियरी और एक वो क्या नाम है इनोवेशन वाली थियरी, ये दो थियरी बहुत पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब ये थियरी में क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द केनाइट, मतलब एक केनाइट के हिसाब से रिस्क इज़ एनी रिस्क क्या है, इन एनी बिजनेस, रिस्क हर एक बिजनेस में है, आर दो टाइप के, इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। अब इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन बी कैलकुलेटेड स्टैटिकली एंड थर्स इंक्योर्ड विद एन इंश्योरेबल कंपनी, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, वो रिस्क है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिकली फॉर्म में, ठीक है, जो इंश्योर करता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। अब ये इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन से, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स मतलब किस चीज़ का रिस्क कि हमारा एसेट्स लॉस हो गया हो, ठीक है। सेकंड है हमारा रिस्क ऑफ थेफ्ट, रॉबरी एक्सेट्रा, चोरी करने का, थेफ्ट आग लगने का, ये फायर कोई भी कुछ भी होता है, रॉबर करने का, तो ये सब होता है दूसरा रिस्क। दो टाइप के रिस्क हो गए। तो अब ये हो गया। अब सेकंड क्या है हमारा, द नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड कॉल्स अनसर्टेनिटी। अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क को हम लोग अनसर्टेनिटी रिस्क भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज़ टू बियर द अनसर्टेनिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हर एक बिजनेस का, हर एक बिजनेसमैन का, हर एक बिजनेस का, कि वो अनसर्टेनिटी को बियर कर सके, फेस कर सके ऑफ अ बिजनेस विच इज़ रिवॉर्ड बाय अ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए हमें जो भी रिस्क अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, वो हम लोग उसको बोलते, वो बहुत एंटरप्रेन्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क तो लेगी, रिस्क नहीं लेगी तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी, ठीक है। तो अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर एज फॉलो। कुछ नॉन इंश्योरेबल रिस्क भी है, क्या क्या,
जैसे रिस्क नॉन इंश्योरेबल में क्या है, देखो इंश्योरेबल मतलब जो हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब इंश्योरेबल हमें कैसे बताऊँ अभी, जैसे हमारी एसेट्स ख़राब हो गई है या एसेट्स चोरी हो गई हो या एसेट्स लॉस जल गई हो, तो हम लोग उसको दूसरा एसेट्स ला के फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लॉस को वापस से कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं अपने लॉसेस को। तो उसको इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। अब लेकिन नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉम्पिटिशन रिस्क, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। रिस्क ऑफ मार्केट कंडीशन, अब मार्केट की कंडीशन कैसी होगी, अनएक्सपेक्टेड है ना, हम सोच भी नहीं सकते कैसी कंडीशन हो सकती है। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो हम उस अपने हिसाब से थोड़ी ना हम बनाएंगे, तो उसके हिसाब से रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, अब पब्लिक के हिसाब से पॉलिसी मतलब कि उनकी क्या डिमांड होती है, उनकी नीड एंड वांट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये वो, तो मतलब उसके हिसाब से सारे होते हैं। तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क है जो हम लोग कभी फुलफ़िल नहीं कर सकते, कभी फेस हमें करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पर पूरी तरह से हम लोग ट्राई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं रब कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नोट्स मिल जाए, लिख लो आप। तो ये बहुत अच्छी थियरी है, बहुत सिंपल थियरी है दोनों, बस फर्स्ट वाली थियरी में मुझे भी डाउट है, पर एक बार रीड करेंगे तो एक बार देख लेंगे, ठीक है। कुछ चेंजेस आए हैं, तो फटाफट एक बार रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग रिवाइज़ करते हैं फटाफट प्रॉफिट के मीनिंग, ठीक है। एक मिनट। प्रॉफिट के मीनिंग, तो प्रॉफिट क्या होता है, कि रिटर्न है जो एंटरप्राइज को मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है, ठीक है, ताकि वो एंटरप्रेन्योरली एक्टिविटी सारी कर सके। और वो एक ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेल्स रिवेन्यू है वो ओवर द कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन क्या, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब वो जो टोटल रिसीव और डिफरेंस बता सके टोटल रिसीव और टोटल पेमेंट में। और अकाउंटिंग प्रॉफिट हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, हर एक ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट और रिवेन्यूज़ को, ठीक है। और अब ये था, अब लेकिन इससे डिफरेंस में इकोनॉमिक क्या है, बिलीव करती है कि जो ट्रू प्रॉफिट कैन बी असिस्ट ओनली आफ्टर द बिजनेस टर्म। अब ट्रू प्रॉफिट मतलब रियल प्रॉफिट जो है तभी हो सकता है जब बिजनेस टर्मिनेटली फुल्ली हो, ठीक है, टर्मिनेट फुल हो, ठीक है। अब और क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट का मुझे भी डाउट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मैं इसको शॉर्ट में एक डाल दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए कि एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉफिट है क्या, ठीक है। ये हो गया। अब थियरी में देखते हैं, थियरी में क्या है कि क्लर्क की थियरी क्या बोलती है, क्लर्क वाली थियरी होती है डायनेमिक थियरी, ठीक है। क्लर्क की थियरी कौन सी है, डायनेमिक थियरी है। अब इसमें क्या होता है कि डायनेमिक इकोनॉमिक तभी होता है जब हमारा इकोनॉमिक के अंदर चेंजेस आते हैं। जब हम इकोनॉमिक में चेंजेस करेंगे तो उसको हम लोग वो डायनामिक हो जाता है। जब बार बार चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक्स में तो उसको हम लोग डायनामिक इकोनॉमिक बोलते हैं। हम लोग डायनामिक इकोनॉमिक मतलब कैसे कौन से चेंजेस, तो पहला चेंज क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रोथ में, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती रहती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती रहती है। फिर चेंज करना मेथड ऑफ प्रोडक्शन के मेथड को चेंज करना, न्यू टेक्नोलॉजी को चेंज करना, ठीक है, कंज्यूमर वांट्स का चेंज होना। और ये उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक, जिसमें चेंज आए उसको बोलते हैं डायनामिक इकोनॉमिक, यहाँ डायनामिक इकोनॉमिक। और जिसको हम लोग जिस सोसाइटी में चेंज ना आए तो उसको हम लोग स्टैटिक इकोनॉमिक बोलते हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक या स्टैटिक सोसाइटी या तो फिर मोनोपोली सोसाइटी या मोनोपोलिक इकोनॉमिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये था हमारा। अब कुछ चेंजेस आए हैं जो क्लर्क ने मेंशन किए, 5 चेंजेस हैं। कौन से जो चेंज है, कैपिटल अमाउंट जो होती है, कैपिटल जो होती है इकोनॉमिक की, उसमें जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें चेंज आता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, क्वांटिटी क्वालिटी ह्यूमन वांट्स का, फिर बाद में चेंज आना, फिर चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो ऊपर के 3 है ना वो डिमांड को वो करते हैं, और नहीं सब, हाँ डिमांड को करते हैं, और ये जो 3 है वो 2 है ये हमारा करता है सप्लाई को, ठीक है।
तो ये हमारा ये हो गया। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड थियरी क्या है? इनोवेशन थियरी। इनोवेशन से पता चलता है कि उसको हम लोग कॉमर्शियल एप्लीकेशन बोलते हैं, जो इन्वेंशन करने के लिए होता है, ठीक है। और ये थियरी हमें बताता है कि जैसे न्यू प्रोडक्ट हुआ, न्यू पॉलिसीज़ हुई जो हमें ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर एडप्ट करती है, न्यू मेजर्स हुआ जिसे हम मेज़र करते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रिड्यूस करता है और इंक्रीज़ करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनोवेशन। और इनोवेटर्स क्या होता है? एक पर्सन है जिसके अंदर विज़न होता है, ओरिजिनलिटी होती है, ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है कि न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट करता है, मतलब न्यू प्रोडक्ट बताता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, टेक्निक बताता है, प्रोडक्ट्स न्यू टेक्निक्स बताता है, न्यू मेथड बताता है, करता है, तो उसको बोलते हैं इनोवेटर्स, ठीक है। और ये सब चीज़ें मिला के हमें बनती है इनोवेशंस थ्योरी। और इनोवेशन में दो टाइप की थ्योरी मैंने डिवाइड होती है। कौन से में? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड अपनी इंक्रीज़ करती है प्रोडक्ट की, ठीक है। सो अब क्या है? कैनाइड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग, ठीक है। रिस्क क्या है हमारा? रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम लोग नॉन इंश्योरेबल बोलते हैं और रिस्क को हम लोग इंश्योरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इंश्योरेबल क्या होता है? इंश्योरेबल मतलब जो कैलकुलेट कर सके स्टैटिकली, ठीक है, जिसको जैसे कि ये भी दो टाइप के होते हैं, लॉस ऑफ एसेट्स और क्या था कि रॉबर होना या थेफ्ट होना एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। अब नॉन इंश्योरेबल क्या होते हैं? नॉन इंश्योरेबल रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी रिस्क भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक एंटरप्रेन्योर का, कि अनसर्टेनिटी बियर करे ताकि हम लोग को रिटर्न में हम लोग को प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब इंश्योरेबल रिस्क हम लोग कौन से हो सकते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन रिस्क होता है, रिस्क ऑफ मार्केट कंडीशन होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, तो ये सब रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गई होगी थियरी, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये प्रॉफिट वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। ये इतना ही हमारा है सिलेबस में, तो हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। सिलेबस में क्या था? मीनिंग था, डिफरेंस बिटवीन था, और ये थियरीज थी 3। तो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, आए तो प्लीज़ वीडियो स्लो करके एक बार देख लेना, नोट्स देख लेना, खुद से भी रीड करना तभी आएगा, खुद से रीड नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग एंड विथ कीप लर्निंग, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।